हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है द फार्मा डेली डोज, जिसमें कि हम पी वाई क्यू को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है डीआई फार्मासिस्ट और एनी अनदर एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि फार्मेसी से रिलेटेड सिलेबस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको क्वेश्चंस स्लाइड के फॉर्म में बताऊंगा और आपको कुछ टाइम दूंगा जिससे कि आप उसका आंसर सोच सकें, और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है, तो कुछ भी अगर आपको कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई भी सजेशन दे सकते हैं। इस इस पीपीटी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने बायो में दिया हुआ है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने किसी दो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाज पब्लिश्ड बाय WHO इन द ईयर। कि WHO ने जो पहली इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट तैयार की थी, जो पब्लिश की थी, वो कौन से ईयर में की थी, बताइए। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत कम है, तो आप प्लेबैक स्पीड को 2x तक कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। अगर आप चाहते हैं कि इसी स्पीड में हम देखेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो जो WHO ने पहली इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तैयार की थी, जो पब्लिश की थी, वो की थी 1977 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड बाय WHO इन द ईयर। जो WHO ने इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए कब पब्लिश की थी, बताइए। तो WHO ने इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन पब्लिश की थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जो एक स्टैंडर्ड बुक है, उसका जो पहला एडिशन था वो कब पब्लिश किया गया। ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फर्स्ट हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ कर रहे हैं, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर के करेंगे। ये सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है, तो आप ज़रूर अपना काम डेली कर लीजिएगा। आपको वीडियो डेली मिलेगी, कोशिश तो यही रहेगी, वरना हफ्ते में 3-4 वीडियो तो ज़रूर हमारे चैनल पर आएगी। जो फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश्ड हुआ था वो 1864 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी यूज्ड मेनली टू रिवील
एसोसिएशन ऑफ ए सस्पेक्टेड रेयर एडवर्स इवेंट विद द यूज़ ऑफ ए पार्टिकुलर ड्रग। बताइए। किसी में जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कोई भी पर्टिकुलर ड्रग के एडवर्स इवेंट की, यानी कि कोई भी ड्रग अपना एडवर्स इफ़ेक्ट दिखाता है और उस एडवर्स इफ़ेक्ट को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस ऑब्ज़र्वेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? बताइए। जो स्टडी है एडवर्स इवेंट की वो है केस कंट्रोल स्टडी, ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग कैन बी ऑफिशियली डन थ्रू। जो ADR की रिपोर्टिंग है वो ऑफिशियली किसके द्वारा की गई? बताइए। तो ये जो ADR रिपोर्टिंग है वो HRSA के द्वारा नहीं की गई, BFR के द्वारा नहीं की गई, MVPI के द्वारा भी नहीं की गई, ये की गई PVPI के द्वारा, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से पता थे, कितने क्वेश्चन आपको नए जानने को मिल रहे हैं। फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का लेवल कुछ हाई लेवल हो गया है आजकल। जो हमें कॉलेज में पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो पुरानी लीक को पीट रहे हैं। इन्होंने पढ़ा था वही हमें पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, अगर हम टीचर बनते हैं तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड क्योर इज टर्म्ड एज। कि कोई भी ड्रग का स्पेसिफिक यूज़ ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस के लिए और क्योर के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ड्रग इंडिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डस्टिंग पाउडर नीड ए स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन देयर लेबल स्टेटिंग। कि जो डस्टिंग पाउडर होते हैं उनको जब बनाया जाता है तो उनके जो लेबल है उस पर हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशन देनी पड़ती है, कुछ लाइनें लिखनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी ड्रग, जैसे हार्ट रिलेटेड ड्रग है तो उसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं कि ये एक प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग ही है, यानी अगर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है तो ही हम उस ड्रग को ले सकते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स है, उनको हम सीधा मार्केट से नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार डस्टिंग पाउडर है, उन पर एक लेबल पर क्वेश्चन लगाया जाता है, एक लेबलिंग की जाती है
तो उस लेबलिंग में हम क्या लिखते हैं बताइए। डस्टिंग पाउडर एक्सटर्नल यूज़ के लिए तो है ही है, ड्राई प्लेस में रखते ही हैं, सबको पता है, ये तो कॉमन सी बात है। शेक वेल बिफोर यूज़, ये कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन तो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉट अप्लाइड टू ओपन वुंड्स और रॉ वीपिंग सर्फेसिस, यानी कि जो घाव है उन पर हम इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये इरिटेशन जलन कॉज कर सकता है। वीपिंग सर्फेसिस यानी जिसमें सोई आ जाती है, जो कच्चे होते हैं उन घाव में, यानी हम डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं और किसी सरफेस के ऊपर लगाएंगे तो ज़्यादा ड्रग रिएक्शन तो नहीं मिलेगी, पर इरिटेशन जलन ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये होती है। तो ये क्वेश्चन होता है जो डस्टिंग पाउडर पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस शेड्यूल pertaining to clinical trial of newer drug was incorporated in the year। जो नए ड्रग का ट्रायल है, जो क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, वो कब इनकॉर्पोरेट किया गया, कौन सा ईयर था जिसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया कह सकते हैं, बताइए। तो वो था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बताइए। दो तरह की ड्रग होती है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, तो आपको अनऑर्गेनाइज ड्रग बतानी है, कौन सी इनमें से। आंसर है हनी। हनी एक अनऑर्गेनाइज ड्रग है। आंवला, एफिडेरा, नटमैग ऑर्गेनाइज ड्रग, हनी इज ए नॉन ऑर्गेनाइज ड्रग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डैश सेंट्रलाइज इन्वेंट्री डाटा एंड ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम, बताइए। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं खुद, क्योंकि हम धीरे ही चलते हैं, तो आप अपना कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, जो क्वेश्चंस है उनको आप लिख सकते हैं और देन आप उनका आंसर लिख सकते हैं। तो इनका आंसर है पर्चुअलिटी इन्वेंटरी सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट 2025 में जो एग्ज़ाम हुए फार्मासिस्ट के उनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटलिस इलेक्ट्स इट्स एक्शन इन डैश सिस्टम, डिजिटल कैसे काम करता है भी बताओ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, किस पर काम करता है, कैसे काम करता है, इसका आपको पता होना चाहिए, बताइए। तो सभी को पता है डिजिटलिस एक कार्डियोवैस्कुलर एजेंट है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है
कार्डियक मसल्स की, उनको बढ़ा देता है ताकि जो आउटपुट बढ़ जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का इनमें से एक फंक्शन कौन सा नहीं है? Obtaining supply of drug, chemicals and biological and pharmaceutical formulation from any vendor based on commission। वेंडर्स होते हैं, झोला छाप कह देते हैं हम उनको, कि उनसे हॉस्पिटल फार्मेसी दवाई ले। डिस्पेंसिंग ड्रग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू द पेशेंट्स, पेशेंट्स को वो दवा दे। कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंडेड, जितनी भी सप्लाई उन्होंने की है उसका वो रिकॉर्ड रखें। इंस्पेक्टिंग द रिसीव्ड आइटम एंड मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री फॉर दिस सेम, और जो भी उनके पास माल आ रहा है उनको वो इन्वेंट्री यानी उनकी वो इंस्पेक्टिंग यानी कि उनकी कागजी कार्रवाई है, वो जो भी मेंटेन करने पड़ती हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं वो मेंटेन करें। बताइए भी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो किसी वेंडर से कुछ नहीं लेती, वो एक जो लाइसेंस सप्लायर होगा, होलसेलर होगा, उन्हीं से वो परचेज करेंगे। नेक्स्ट, टाइप 1 एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अदरवाइज नोन एज। बताइए, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है टाइप 1 उसको क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजिक, टाइप बी टाइप, अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल। टाइप 1 है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बताइए क्या? तो ये आएगा प्रिडिक्टेबल, टाइप 1 है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या करवा रहे हैं, ये तो हम डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, जो एग्जाम्पल है उनको क्यों इलेबोरेट नहीं कर रहे? तो मैं इलेबोरेट करने को तो सारे कर दूं, पर वो ज़्यादा याद नहीं रहने वाले। अपना फोकस एक पूरे क्वेश्चन पर रख दो एक बार, और जो भी आंसर है उसको रिटर्न कर लो। जब आप पीडीएफ से और इनसे 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस है वो अपने आप समझ आने लग जाएंगे। नए क्वेश्चन अगर आप 1-2 बार देखोगे तो आपको अजीब लग सकते हैं, 2 या 3 बार अगर आप उन्हें पढ़ लेते हो तो आपको ये बहुत ईजी लगेंगे, और आपको जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है उसका माइंडसेट पता लग जाएगा कि वो कैसे कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर कोई भी इतने आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। सभी बहुत जल्दी में है, सभी को बहुत जल्दी कामयाब होना है, सभी को बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो जल्दी से कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान से चलना होगा इस रास्ते पर। जितना आप शांत रहोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप जल्दी करते हो, अपने आप को परेशान करते हो, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो टेंशन नहीं लेते, एक वो जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं लेता उस बंदे को पता है कि अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। और जो टेंशन लेते हैं वो तो एक बार ध्यान से आराम से बैठकर 10 मिनट बैठकर सोचो कि क्यों टेंशन ले रहे हैं। पढ़ाई चल रही है उसको पढ़ाई की तरह करो, उसमें बोदरिंग की क्या बात है।
बताइए। एब्सोल्यूट contraindication indicates that the drug cannot produce any therapeutic effect. Drug can cause a life-threatening situation. Drug can cause mild allergies. Drug combination can cause each other impact. Contraindication बताइए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है कि इसको इसके साथ ना लें, क्योंकि वो काउंटर कर सकती है उस ड्रग के एक्शन को दूसरी ड्रग। तो उससे क्या होता है, ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, एलर्जीज, ड्रग कॉम्बिनेशन को इज अदर इम्पैक्ट। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसका एक ही कारण है, जो है लाइफ सिचुएशन पर। नेक्स्ट, द लाइसेंस फॉर रिटेल सेल। रिटेल, जो फार्मेसी सीधा पेशेंट को दवा देती है। रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन द वन मेंशन्ड इन शेड्यूल C, C1 and X is issued in डैश फॉर्म। बताइए। शेड्यूल C, C1, X, X नारकोटिक्स वाला आ गया, C सीरम वाला आ गया। जो रिटेल सेल के लिए जो फॉर्म नंबर है वो कौन सा होगा, बताइए। ये क्वेश्चन आते हैं आजकल। अब आप देख लीजिए, आपने जो पढ़ा है, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं आंसर बता देता हूँ, फॉर्म नंबर 20। चलिए नेक्स्ट। डैश इज द फर्स्ट नॉन ऑब्टेन ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। पहली ड्रग प्लांट सोर्स से कौन सी ऑब्टेन हुई थी इनमें से? ओपियम, अफीम, कोका, सिंचोना, डिजिटलिस। सिंचोना को दालचीनी कहते हैं। कोका प्लांट, कोका वही नारकोटिक्स वाला। बताइए कौन सी पहली थी? जो पहली थी वो सबसे फेमस ड्रग वो एक ही है भाई, ओपियम। सबसे पहले निकाली गई, सबसे पहले इस पर काम किया गया, तभी तो आज इतनी एडवांस चीज़ें हैं ओपियम पर। ओपियम में मॉर्फिन, कोडीन, सब चीज़ें यूज की जाती हैं। हर चीज़ का अलग इफ़ेक्ट है। बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाई जा रही है। इलीगल तरीके से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो मॉनिटर करने के लिए फार्मेसी के प्रोफेशन को एक्ट बनाया गया था। सो एज टू इंश्योर दैट मेडिसिन आर हैंडल्ड, कंपाउंडेड और सोल्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। बताइए कि जो भी कोई मेडिसिन है उसको हैंडल, कंपाउंड या उसको बेचना है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही बेचेगा। और इसको कायम करने के लिए कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही उनको दे पेशेंट्स को दवा, उसको मॉनिटर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। तो इनमें से वो कौन सा एक्ट था, बताइए। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, फार्मेसी एक्ट, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, और ये इंडस्ट्रीज एक्ट। ऑप्शन से देख सकते हैं कि तो इसका तो कुछ सिस्टम नहीं है। पॉलिसी तो आपने पढ़ा हुआ कि आज तक कोई हमने पढ़ी भी नहीं।
ज्यूरिच में। अब बताइए, दो ऑप्शन रह गए, कौन सा है? फार्मेसी एक्ट और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट। फार्मेसी एक्ट आया था। नेक्स्ट, dispensing medication, ensuring their safety and efficacy, and managing storage can be considered as the dash role of a pharmacist। कि मेडिसिन को डिस्पेंस करना यानी अगर देते हैं तो सेफ्टी, एफिकेसी और उसकी स्टोरेज को मैनेज करना कंसिडर किया जाता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट का। तो बताइए भी क्या होगा इसका आंसर? जब भी सेफली, एफिकेसी और स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए फार्मासिस्ट दवा देता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या वो पेशेंट एजुकेटर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग, इन्वेंट्री कलेक्टर? एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अगर आपको लगता है कि मैंने इसको ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, नहीं बताया आप। तो ये है मेडिकेशन मैनेजमेंट, जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं उसको मैनेज करना। मैनेजमेंट ही है और क्या ही है। चलो नेक्स्ट, द मार्जिनली इम्पोर्टेंट आइटम एज पर ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज। बताइए। जो ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है उनमें जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको परेशानी में डालने वाला है। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज़ मार्जिनली इम्पोर्टेंट आइटम, क्या है। तो भाई जो आइटम सी है उसका राइट आंसर होगा Which of the following is contained in soft capsule but not in hard shell capsule? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। तो हार्ड जिलेटिन में क्या चीज़ नहीं है इनमें से जो कि सॉफ्ट जिलेटिन में है? यानी कौन सी चीज़ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेन करते हैं जब हम उनको बनाते हैं जो कि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में नहीं डालते? बताइए। क्या जेल फॉर्मूला लग रहा है क्या आपको? तो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। जो प्लास्टिसाइजर आएगा इसका ऑप्शन जो राइट है, जो इसमें नहीं दिया गया। टाइप कर रहा था जब कोई मिस्टेक हो गई होगी, कभी कभी माइंड डाइवर्स हो जाता है। तो ये आप करेक्ट कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ में साथ। नेक्स्ट, लार्ज बल्क
of item of hospital supply should be stored in the dash, कि जो लार्ज बल्क यानी बल्क में जो हम आइटम हॉस्पिटल में लाते हैं, जो हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है, उनकी स्टोरेज क्या करते हैं हम, किस में करते हैं उनकी, बताइए। जो बल्क स्टोरेज है वो हम करते हैं बॉटम ऑफ द रैक, नीचे रखते हैं उनको, कोई भी हमने इंतज़ाम कर रखा है वहाँ स्टोर किया जाता है। अपर शेल्फ पर रेफ्रिजरेटर में बल्क में क्या चीज़ आएगी, वैसे कॉमन सेंस वाला थोड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोसीरीन एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैकेनिज्म, यानी साइक्लोसीरीन एक एंटागोनिस्ट है, एज इट स्ट्रक्चरली रिसेंबल्स, तो इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, बताइए भाई। मैं इतने आपको साइक्लोसीरीन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। फ्लाइट मोड ऑन कर लेते हैं वापस, ताकि किसी का फ़ोन ना आ जाए, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ये है भाई साइक्लोसीरीन का स्ट्रक्चर, तो बताइए इसका स्ट्रक्चर किससे मेल खाता है, ट्रिप्टोफैन, एलानिन, थ्रियोनिन, सीरीन, ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए साथ के साथ, तभी आप रिसेंबल कर सकते हो। अगर किसी को एलानिन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो क्या बताएगा किसी को। तो जो राइट आंसर होगा इसका होगा एलानिन, डी एलानिन। नोट्स साथ में साथ बनाएं, अच्छे बनाएं, कोई भी चीज़ है उनको आप आराम से लिखें, साइड में वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर प्रिपरेशन विच आफ्टर इवेपोरेशन फॉर्म में फिल्म्स ऑन कट और बाउंड, बताइए। कौन सी प्रिपरेशन है वो, राइट आंसर कोलोइडेंस। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे इनमें से, कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड में जाकर। तो क्वेश्चन ये है अभी कि टैबलेट्स आर डिज़ाइन टू सेटिस्फाई डैश यूज, टैबलेट को डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, यानी कि जो यूज हम उसका कैसे करते हैं।
इजी क्वेश्चन। टॉपिकल, ये गलत है। सिस्टमिक, यानी जो हम टैबलेट लेते हैं वो सिस्टम में जाती है हमारे, देन वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो सिस्टमिक यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स को। टॉपिकल में क्रीम, पेरेंटल में आईवी, वो रेक्टल में अलग होते हैं, याद नहीं है रेक्टल का। स्पोजिटरीज यूज़ करते हैं वो वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओटीसी ड्रग। अब ओटीसी बताओ भी क्या होता है। तो ओटीसी होता है ओवर द काउंटर ड्रग, यानी कि हम सीधा जाकर उसको ले सकते हैं। तो इनमें बताना कि कौन सी नहीं ले सकते हम जाके सीधा। कॉस्मेटिक ले रहे हैं लोग, विटामिन, मल्टीविटामिन के कैप्सूल आपने देखे होंगे, एंटासिड, ओमेब्राजोल, और वो डायूरेटिक्स नहीं ले सकते क्योंकि सीवियर कोज कर सकते हैं। ये आयन बैलेंस हमारी बॉडी का बिगाड़ सकते हैं। इनका जो यूज़ होता है वो ध्यान से करना होता है। The percentage of alcohol should necessarily be mentioned on the label for a preparation containing more than dash alcohol। कि कोई भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उसमें अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो कितनी परसेंटेज हम मेंशन कर सकते हैं लेबल के ऊपर अल्कोहल की, यानी कितनी लीगल है। अभी ये वही सिस्टम आ गया आयुर्वेदिक वाला, कि आयुर्वेदिक में बहुत से जो प्लांट है वो खुद अल्कोहल जनरेट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि टैक्स लगता है, 3% से कम करते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं है। कोई भी प्लांट 3% या मेडिसिनल प्रिपरेशन ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका आपके हिसाब से। 3%। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जिनेट ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर। बताइए भाई, जो एल्जिनेट है उसकी ड्रेसिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं। फ्रैक्चर, बर्न एंड ब्लिस्टर्स, एनेस्थीसिया, डेंटल। बताइए। इनके लिए। What are bandages categorized as? Consumable, equipment, instrument, medicines। बताइए क्या होगा इनका। कंज्यूमेबल। आपको लगे कि आंसर गलत है तो आप गूगल पर जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यूट्यूब है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यूट्यूब तो अलाउ करता है स्क्रीनशॉट को। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी एजेंट पर कॉपी पेस्ट कीजिए और आप उसका डिटेल आंसर देख सकते हैं वहाँ पर। क्यों कंज्यूमेबल है, कौन सी ऑर्गेनाइज ड्रग होती है,
कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, डिफरेंस क्या है, कौन सा रूल कब आया, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्सन, द इमल्सन फॉर पेरेंटल यूज आर यूज टू एडमिनिस्टर। बताइए। जो इमल्सन हम पेरेंटल यूज़ के जो पेरेंटली यूज़ करते हैं, आईवी की फॉर्म में इमल्सन यूज़ करते हैं, वो कैसी होती है, बताइए। फैट सोल्यूबल विटामिन एज ए इमल्सन, पेरेंटल यूज़ करते हैं हम। इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय एफडीए, एफडीए यूएसए की है, जैसे आपने सीडीएस है ना, सीडीएस को कहते हैं हम इसको, जो मैनेज करती है सारी फार्मेसी को, वैसे ही। रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बताइए। जी कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर दे देता है। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें 100% क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतने ही क्वेश्चन सही करने हैं, करेक्ट करने हैं, ताकि वो किसी दूसरे से हमारे ज़्यादा ठीक हो। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 का 100 अटैम्प्ट करने की भूल में कभी मत करना, जितना आता है उतना ही करके आ जाना। 40 आते हैं, 45 मार्क्स बनते हैं आपके, क्योंकि हमारी इस लाइन में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। रिलैक्स होकर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है, कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। एक ज़िंदगी है, एक बार मिली है, क्या बार बार आएगी, इसको ख़राब नहीं करना है टेंशन लेकर। टाइम टू टाइम पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, टेंशन लेके क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग द नेम इन सुपर ऑर्डर्स ऑफ प्लांट एंड विद द टर्म, बताइए भाई। वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो इसका आंसर ये ही क्यों आया, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज absorbed from a drug product is known as, बताइए। बायोअवेलेबिलिटी होगी, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोट्रांसफॉर्मेशन, बायो इक्विवेलेंस। कि जो भी कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट है, टैबलेट, कैप्सूल, जब ऑब्जर्व होता है
और अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है हमारे ब्लड में जाके। तो जो एक्टिव फॉर्म है उसको क्या कहते हैं हम? बायो फार्मास्यूटिक्स है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो इक्विलेंस है, बायो अवेलेबिलिटी है। एक्टिव ड्रग कांस्टेंट ब्लड में गया, उसने काम किया, बायो अवेलेबिलिटी हो गई। वो तो बताइए भाई। डैश पर्सनल इंक्लूड द चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट who are responsible for procurement, distribution, and control of all pharmaceuticals used in the respective pharmacy। बताओ। जो मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं। The proper and up-to-date record maintenance in a drug store should be based on which of the following act। बताओ भाई। क्वेश्चन को समझो, आराम से पढ़ो इनको, वीडियो को पॉज करके पढ़ो, अपना पूरा दिमाग लगाओ। आधी चीज़ें तो कॉमन सेंस से ही क्लियर हो जाएंगी। अब ये 4 क्वेश्चन तो आपके सामने ही बन रहे हैं। फार्मेसी एक्ट 1951, पॉइजन एक्ट 1919, पॉलिसी 2002, फार्मेसी एक्ट 1948। यही क्वेश्चन है। अगर आ जाता कि पॉइजन एक्ट कब आया था तो बस बात ख़त्म। किसको आ रहा है बताइए, इसका आंसर बताइए। तो वो था पॉइजन एक्ट। कि पहले बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से। दवाइयाँ मिल रही थी, एक्सपायरी, वर्ल्ड वार हो रहे थे, शांति नहीं थी कहीं भी, इम्पोर्टेड मेडिसिन और उनके कारण जब एक्ट आया था। द फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड एट द डैश इन 1937। बताइए। पहला यानी पहली जो फार्मेसी एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी में दी गई, किसने दी थी, वो आप कमेंट कीजिए। मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। फादर ऑफ फार्मेसी उन्होंने सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, लोगों को बताया था फार्मेसी के प्रोफेशन के बारे में, उनको एजुकेट किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये नहीं होता टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में।
फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए रिटेल फार्मासिस्ट? बताइए। कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो कैसे अलग है रिटेल फार्मासिस्ट से, क्या डिफरेंस है इनमें? क्या वो एक्सपायरी चेकिंग नहीं करते? करते हैं, दोनों करते हैं। डिस्पेंसिंग नहीं करते? दोनों करते हैं। ब्रोकरिंग? दोनों। हॉस्पिटल है वो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ये एक ज़्यादा काम है। नेक्स्ट, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई कोजिज, बताइए। ई कोलाई क्या कर सकता है? ये तो सारी चीज़ें करता ही नहीं है ई कोलाई। ये राइट आंसर होगा इसका। द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज, सबसे आसान तरीके से ड्रग को क्लासिफाई करते हैं तो वो कौन सा इनमें से? टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, यानी बाहर से देखे। टैक्सोनॉमिकल क्लासेस बना दी, जो हम पढ़ते हैं सबसे मुश्किल है। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट ABCD, बताइए। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। एज पर द FDA रेगुलेशन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन इज टर्म्ड एज, बताइए भाई। कान को ऑरिकल कहते हैं। बक्कल तो माउथ वाला हो गया, नेजल नाक वाला। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। ये हमारे चैनल का नेम है, टेलीग्राम का भी, यूट्यूब का भी। याद कर लो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो बनाने के लिए। अगर टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के बायो में भी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक कर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, फार्मा रिलेटेड नॉलेज आती है उसमें, ये सीरीज़ आपके लिए है। फार्मा डेली डोज, हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस आएँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आपका माइंड डेवलप होगा, साथ में ग्रो करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं
अगली वीडियो में बहुत जल्द